नाज़रीन आदाब। आईने हिंद से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अतहर सईद। और नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है क़वानीने पासपोर्ट। नाज़रीन, किसी भी दूसरे मुल्क का दौरा करने के लिए, सफ़र करने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज़ हमारे साथ होना बेहद ज़रूरी है, उसे पासपोर्ट कहा जाता है। और इस सिलसिले में बहुत सारी पेचीदगियाँ हमें महसूस होती हैं, लेकिन अगर क़ानून की अगर हमें जानकारी है, ज़ाब्ते हमें मालूम हैं, उसूल हमें मालूम हैं, तो पासपोर्ट बनवाने में और उसको रखने में, मेंटेन करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। नाज़रीन, अगर किसी के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो जाए या फिर पासपोर्ट चोरी हो जाए या फिर हमें फ़ौरी तौर पर नया पासपोर्ट बनवाना हो, तो क़ानून क्या है, ज़ाब्ते क्या हैं, किस तरीके से वो तैयार होता है और क़ानून हमारी किस तरह से इसमें मदद कर सकता है, आइए तफसील से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट पासपोर्ट ऑफिसर्स नई दिल्ली 1967 के अपने एक फैसले में कहा है कि गैर मुल्की सफर करना किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन कोई भी शहरी गैर मुल्क का सफर तभी कर सकता है जब उसके पास हुकूमत की जानिब से तैयार करदा पासपोर्ट हो। हिंदुस्तान में 1967 में पासपोर्ट एक्ट बनाया गया। इस कानून की जरूरत के हिसाब से वक्त वक्त पर तरामीम भी होती रही हैं। इस कानून में पासपोर्ट से मुतालिक सभी शर्तें दी गई हैं। पासपोर्ट आपकी पहचान का एक कानूनी और सरकारी दस्तावेज भी होता है। पासपोर्ट ये साबित करता है कि आप मुल्क के कानूनी शहरी हैं। ये मुल्क या गैर मुल्क में रहने वालों को हिंदुस्तानी होने की शनाख्त फराहम कराता है। वैलिड पासपोर्ट के बगैर गैर मुल्की सफ़र नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, अभी हमने देखा कि पासपोर्ट कितना अहम दस्तावेज़ हुआ करता है। पासपोर्ट अगर हमारे पास फ़र्ज़ी पाया जाए तो कानून क्या कहता है, पासपोर्ट एक्ट क्या है और उसमें किस तरह से तरमीम होती रही हैं वक्त के साथ, ये अभी हमने देखा। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ पासपोर्ट की अहमियत बढ़ती जा रही है। पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज़ तो है ही हिंदुस्तानी शहरी होने का, साथ ही साथ ये हमें दूसरे मुल्कों की सैर कराने का एक वाजिब तरीक़ा, वाजिब दस्तावेज़ है। अगर हम हज पर जाते हैं तब भी इसकी अहम ज़रूरत पड़ती है, या फिर तालीम के सिलसिले में जाते हैं या फिर सैर व तफरीह के लिए हम जाते हैं, तब भी हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट के सिलसिले में और क़ानून क्या हैं, किस तरह हमें सहूलत मिल सकती है, किस तरह से हम इसका इस्तिफ़ादा इससे कर सकते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा अपना अगला सेगमेंट गुफ्तगू, जिसमें हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब बातचीत कर रहे हैं माहिर क़ानून जनाब अलीम साहब एडवोकेट से। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज पासपोर्ट की, और हमारे साथ इस वक्त पासपोर्ट की अहमियत, उसकी अफादियत और उसकी ज़रूरत पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अलीम साहब। डॉक्टर अलीम साहब, आपका खैर मकदम है। डॉक्टर अलीम साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि पासपोर्ट की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है और उसकी कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं? हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी को, अगर वो हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहता है, तो एक सिक्योरिटी है, एक उसकी इनफरादी हैसियत को कायम करता है पासपोर्ट। इसलिए हर आदमी के लिए पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहता है, बग़ैर पासपोर्ट के आप हिंदुस्तान छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जा नहीं सकते। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पासपोर्ट किस हद तक और कितना अहम है। अलीम साहब, पासपोर्ट बनाने के लिए हिंदुस्तान के आइन में कौन से क़वानीन हैं? देखिए, पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 1 दफ़ा 1 ये बताता है कौन कौन लोग पासपोर्ट अप्लाई करने के अहल होते हैं, किन हालात में पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। ये पासपोर्ट एक्ट 1967 की दफ़ा 1 हमें बताती है, और उसकी सारी डिटेल पासपोर्ट फॉर्म के पीछे दी हुई होती है। पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल करने पर क्या उसकी सज़ा है और ये कितना नुकसानदेह है? पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल अगर कोई शख्स करता है, उसके लिए पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 6 है, जिसमें पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी किसी भी शख्स को पासपोर्ट देने और ना देने की मजाज़ होती है। वो पासपोर्ट देने से इनकार भी कर सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अगर कोई शख्स
किसी दूसरे के पासपोर्ट पर ट्रैवल करने की कोशिश करता है तो उसके लिए पेनोलॉजी है आइन के अंदर सेक्शन 12 और उसका सब क्लॉज 1C के तहत उसको सज़ाएं और सज़ा का तरीक़ा पासपोर्ट एक्ट बताता है। अगर कोई शख्स हिंदुस्तानी शहरी है और वो पासपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसकी सज़ा के तौर पर 5,000 रुपये जुर्माना और कम से कम 2 साल की सज़ा या फिर दोनों उस शख्स को मिल सकती हैं। इसलिए पासपोर्ट्स के साथ मैं कहूँगा किसी भी किस्म की छेड़छाड़ और उसका मिसयूज़ करने की सोचना इंतहाई गैर जिम्मेदार और बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अलीम साहब, हमने बात की कि पासपोर्ट कैसे हासिल किया जाता है और उसके क्या तरीक़ेकार हैं। क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग चाहते हैं पासपोर्ट बनवाना लेकिन कानून उनको इजाज़त नहीं देती? ये कौन सी कंडीशन होती है? आर्टिकल की दफ़ा 6 के तहत पासपोर्ट एक्ट 1967 की दफ़ा 6 के तहत इशूइंग अथॉरिटीज़ जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर होता है ये उसके इख्तियार में है कि वो आपको पासपोर्ट देता है कि नहीं। अगर आप कन्विक्ट हैं, आप सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, तो आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा तब तक कि आप अपनी सज़ा पूरी ना कर लें। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन पासपोर्ट के अंदर देते हैं, आप ये उन्हें बताते नहीं हैं कि आपके ऊपर किसी किस्म के मुकदमे चल रहे हैं, तो भी आपका पासपोर्ट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पासपोर्ट हासिल करने से पहले जब आप अप्लाई करते हैं उसकी एक वाजिब फ़ीस है। उसके बाद पुलिस CID से एक आदमी आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आता है। उस इंक्वायरी के अंदर अगर कोई भी बात आपके ख़िलाफ़ जाती है तो अथॉरिटी इस बात की मजाज हैं और उनको कुल्ली इख्तियार है कि वो आपको पासपोर्ट देने से मना कर दें। अलीम साहब, एक पासपोर्ट की जब मुद्दत कार ख़त्म हो जाती है तो उसे दोबारा हासिल करने के लिए क्या ज़ाब्ता है? अगर आपकी पासपोर्ट की मुद्दत मियाद ख़त्म हो गई है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, तो नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको फिर से एक फ़ॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म को भर कर पुराने पासपोर्ट का नंबर और पुराना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और उन्हीं बुनियादों के ऊपर आप नया पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब पासपोर्ट हासिल करना पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आप ऑनलाइन जाकर भी हासिल कर सकते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली के 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैं। अब आपको भीकाजी गामा प्लेस जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाएँ, 10 रुपये का फॉर्म लें और उस फॉर्म के पीछे अथॉरिटीज़ ने सारे बाय लॉज, सारे नॉर्म्स लिखे हुए हैं। अगर कोई आदमी एक बार उनसे गो थ्रू कर ले, आसानी से पढ़ ले, तो हर आदमी ये जान सकता है कि पासपोर्ट हासिल किस तरह किया जाएगा, क्या क्या सज़ा उसे दी जा सकती है अगर वो झूठी बात फर्निश करता है, अगर वो कोई बात ऐसी फॉर्म के अंदर देता है जो कि वाक़तन मौजूद नहीं है, और किन सूरतों में पासपोर्ट मिलेगा, किन सूरतों में पासपोर्ट नहीं मिलेगा, बच्चे के पासपोर्ट के लिए क्या फ़ीस है, शादीशुदा फैमिली अगर पूरा पासपोर्ट हासिल करना चाहती है तो उसके लिए क्या है। और उसमें एक बड़ी अहम बात है, आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत हैं। अगर कोई लेडी या मेल डिवोर्स हैं या उनका कोई डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, तो उनको उसकी इत्तला पासपोर्ट ऑफिस को देनी लाजमी है, नहीं तो आप पासपोर्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। अलीम साहब, आपने शुरू में इस बात का जिक्र किया कि पासपोर्ट की कितनी अहमियत है। मैं एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सी अफादियत है आम ज़िंदगी में। एक तो ये कि जब हम सफ़र पे जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है, जब किसी गैर मुल्क का हम सफ़र करते हैं, लेकिन आम ज़िंदगी में पासपोर्ट की क्या अहमियत और अफादियत है? देखिए, पासपोर्ट एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पासपोर्ट की अहमियत और इफ़ादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आजकल तो आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड चल गया है। जब पहले ये नहीं था, उस वक्त में पासपोर्ट आपके लोकस को बताता था। पासपोर्ट ये बात बताता था कि आपके ऊपर किसी भी तरह के क्रिमिनल चार्जेस नहीं हैं, आपके ऊपर कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट इतना अहम दस्तावेज़ माना जाता है और उन्हीं सूरतों में उसी शख्स को दिया जाता है जो हर तरह के क्रिमिनल कानूनी दाव पेचों से मुबर्रा हो और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कानून लागू ना होता रहो, हिंदुस्तान का एक बाइज़्ज़त शहरी हो। तो इसलिए पासपोर्ट की अहमियत हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए और हिंदुस्तान में रहने के लिए भी एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। इससे किन्हीं भी हालात में इनकार नहीं किया जा सकता। अलीम साहब, एक चीज़ ये कि
कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी अर्जेंट चाहिए होता है पासपोर्ट, और उसमें फॉर्म में भी होता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, और इंक्वायरी बाद में होती है। तो ये क्या तरकीब है? हाँ देखिए, किसी को हिंदुस्तान से बाहर फ़ौरन ही जाना है, कोई कैजुअल्टी है, इमरजेंसी है, उसके लिए अथॉरिटीज़ ने ये एक शक रखी है इसमें। उसके लिए आपको कुछ फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है कि किसी गजेटेड ऑफिसर से, जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर हो, जो अगर पुलिसिंग डिपार्टमेंट से है तो किसी इंस्पेक्टर रैंक का आदमी हो, उसका एक वेरिफिकेशन चाहिए होता है। अगर वो फॉल्स वेरिफिकेशन होता है तो उसका ऑनर्स दोनों पर, जिसने पासपोर्ट सबमिट किया है और जिस ऑफिसर ने वो सर्टिफिकेट दिया है, वो दोनों इस पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत मुजरिम करार पाते हैं, और उसके लिए एक सज़ा बाकायदा एक्ट के अंदर मौजूद है। हलीम साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आमतौर से जो पासपोर्ट बनाने की तरकीब होती है उसमें एजेंट काम करते रहते हैं, और एजेंट बनवाते हैं, क्योंकि सारे लोग जानते नहीं कि पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है और कैसे बनता है, क्या है। तो आसानी के लिए वो एजेंट का सहारा लेते हैं। तो एजेंट का सहारा न लें और ख़ुद पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएं, तो इसके लिए किस तरीके से उन्हें बेदार किया जा सकता है, और कैसे उन्हें कानून के बारे में बताया जा सकता है? देखिए, ये तो इल्म और आगाही की बात है। बड़ा अहम सवाल आप पूछ रहे हैं। पासपोर्ट हासिल करने के लिए और पासपोर्ट आम शहरी तक पहुंचाने के लिए इसकी ज़िम्मेदारी सरकार की जितनी है उतनी ही एक आम शहरी की भी है। अपने हुकूक के बारे में जानना, लॉ में एक बात कही जाती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप उससे बच नहीं सकते, आपको अपने राइट्स खुद मालूम होने चाहिए, और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाए, आगाही फैलाए। वक्तन फ़वक्तन इस तरह के एडवर्टीज़मेंट गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आते रहते हैं कि किन सूरतों में आप पासपोर्ट हासिल करते हैं। और अगर आप किसी मिडिलमैन का साथ लेते हैं, किसी टाउट या एजेंट का साथ लेते हैं, तो आप दो तरह से नुकसान में रहते हैं। एक तो आपको पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, और कानूनी तौर पर भी आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जब एक सहूलत आपको मैसर है और आप अज़ खुद जाकर उसे हासिल कर सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है? क्या ये फ़ेल आपकी तरफ से ये नहीं बताता कि आप अपना हक़ नहीं जानते? तो आप जाएं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और पासपोर्ट हासिल करें। हलीम साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल ये कि अगर एक शहरी जो आम शहरी है बिल्कुल, उसके लिए और जो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या अलग अलग क़वानीन हैं, और उसका किस तरीके से उसको अमल में लाया जाता है? देखिए, ये बात तो हमारी शुरू से हो ही रही है कि पासपोर्ट का एक एक्ट है, एक पूरा एक्ट हिंदुस्तान के कानूनदानों ने मुरतब किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसको सुपरवाइज़ करती है। पासपोर्ट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। हिंदुस्तान के आम शहरियों के लिए एक अलग तरीक़ेकार है। हिंदुस्तान के जुडिशल सिस्टम और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स के लिए, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स के लिए एक अलग सिस्टम है। अगर हंगामी हालात में हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान की हायर अथॉरिटीज़ को सफ़र करना है, तो उनके लिए एक अलग अलग तरीक़ेकार है और अलग तरह का पासपोर्ट इशू किया जाता है। और इसीलिए जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, जो हमारी चांसलरी होती है, जो चांसलरीज़ के हेड होते हैं, जो हमारा कमीशन हिंदुस्तान के बाहर होता है, वो इसी बात को देख रेख करता है कि हिंदुस्तान का कोई शहरी अगर अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाता है तो उसके हुकूक, उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू और उसके जान और माल की हिफाजत की जाए। और पासपोर्ट उस हिफाजत को, उस शेल्टर को, उस सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए एक बहुत अहम दस्तावेज़ होता है। हलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कई अहम सवालों के जवाबात दिए, और नाजरीन, हमें इस बात का यकीन है कि आप डॉक्टर अलीम के जवाबात से मुतमईन होंगे, और आप अब जब भी अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएंगे या अपना पासपोर्ट हासिल करेंगे तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू में हमारे माहिर क़ानून ने हमें बताया कि किस तरह से फ़ॉर्म भरना चाहिए। फ़ॉर्म में दी हुई शराइत और हिदायत को हमें बहुत ही इत्मीनान के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीक़े से पासपोर्ट का फ़ॉर्म भर सकें। और एक और ख़ास बात उन्होंने बताई, और वो ये कि अब ऑनलाइन फैसिलिटी भी हमें पासपोर्ट भरने की मिल चुकी है। इसको अपनाकर हम और आसानी के साथ पासपोर्ट के लिए
अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे मुल्कों की हम सैर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब तक हमने जाना कि पासपोर्ट किस तरह से तैयार करना चाहिए, पासपोर्ट की अहमियत क्या होती है, पासपोर्ट से जुड़े कानून क्या हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालात हैं। मसलन अगर हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, तो उसको लेकर हमारे हक़ क्या हैं, कानून क्या कहता है इस सिलसिले में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी हमें लेना बाकी हैं। और साथ ही साथ कानून के हमारे तालिबे इल्म भी बहुत सारे सवाल अपने जहन में लिए हुए मौजूद हैं, जिनका जवाब देने के लिए मौजूद हैं माहिर कानून। आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट, रूबरू। मेरा नाम आकिब हुसैन है। मैं BLLB ऑनर्स फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि पासपोर्ट से मुतालिक कितने केसेस आते हैं? पासपोर्ट से मुतालिक मैं समझता हूँ कि लिटिगेशन काफ़ी बढ़ा है और पासपोर्ट एक मुद्दा भी है, इशू भी है। और इसमें पासपोर्ट एक्ट के तहत, क्योंकि अब पहले पासपोर्ट बहुत कम लोग हासिल किया करते थे, अब ये और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और ये हर शख्स का और भारतीय नागरिक का, शहरी का यह हक़ है कि वो पासपोर्ट को अपना हासिल कर सके। और इसके लिए जो पासपोर्ट एक्ट जो कहता है कि कुछ प्रोविजंस हैं, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल प्रूफ, डोमिसाइल वगैरह का बताने के बाद वो उसको बहुत एक मुअय्यना मुद्दत के अंदर उसको पासपोर्ट हासिल करने का एक हक़ होता है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए कोर्ट में जाते हैं और बहुत सारे ये भी होता है, कई लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो भी एक ऑफेंस है और इसमें भी पनिशमेंट होता है जो लोगों को नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप सही इन्फॉर्मेशन देते हैं पासपोर्ट ऑफिस को, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक इंक्वायरी होती है। वो इंक्वायरी पुलिस इंक्वायरी होती है, वो पुलिस इंक्वायरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव सबमिटेड इन पासपोर्ट ऑफिस। वो सही निकलते हैं तो आपको बहुत मुख्तसर मुद्दत के अंदर आपको एक हक़ है कि वो पासपोर्ट आप हासिल कर लें। अगर इसमें देर होती है तो वक्तन फ़वक्तन समय समय पर इसके जो डायरेक्शंस और नोटिस निकलते रहते हैं। पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके लिए कुछ मुअय्यना मुद्दत 1 महीना 3 महीने की तयन भी किया हुआ है कि उसके अंदर उसको शख्स को पासपोर्ट जारी कर देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि पासपोर्ट केसेस से रिलेटेड सबसे बड़ा कानूनी घपला क्या हो सकता है और किसी भी लॉयर को पासपोर्ट से रिलेटेड केसेस लेने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? पासपोर्ट एक्ट के तहत, पासपोर्ट एक्ट में कानून की दफ़ा, इस एक्ट की दफ़ा 1 ये हमें बताती है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और हाउ टू अप्लाई, वो किस तरह अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, इसी एक्ट की दफ़ा 4 आपको ये बताती है कि किन लोगों को कौन से एफिडेविट कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा कराने हैं। अगर वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है तो उसे एक एफिडेविट देना होगा। अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसे एक एफिडेविट देना होगा। उसकी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। और इसी एक्ट की दफ़ा 6 के तहत पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर किसी भी शख्स को पासपोर्ट देने से मना कर सकता है। उसके लिए अगर आपने तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, उसके बाद भी वो आपको मना किया जा रहा है, तो आप अपने हक़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के हर शहरी का हक़ है पासपोर्ट हासिल करना, ये एक तरह का सर्टिफिकेशन है। जब आप हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाते हैं तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ज़ामिन होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट ही ये बताता है कि आप फ़लाँ मुल्क के शहरी हैं। लेकिन अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करते हैं तो इसमें पेनोलॉजी है, पनिशमेंट का एक प्रोविज़न है। अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट देते हैं तो सेक्शन 12 के तहत आपको पनिश किया जा सकता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे हिंदुस्तान का रहने वाला कोई आदमी अगर पासपोर्ट हासिल करता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 2 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। और कोई गैर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान का शहरी नहीं है और फॉल्स डॉक्यूमेंट के ऊपर पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश करता है तो उसको 5 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रोविज़न इसके अंदर मौजूद है। और ये सारी इंफॉर्मेशंस पासपोर्ट फॉर्म के पीछे दस्तयाब हैं, हर आदमी उसको गो थ्रू कर सकता है। और एक लॉयर को अगर वो पासपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है तो उसको पासपोर्ट एक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और तभी वो अपने केसेस को हैंडल कर सकता है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम तजुर्बा ये बताता है कि जब भी कोई एक आम आदमी या कोई भी शख्स पासपोर्ट बनवाने के लिए अपना फॉर्म सबमिट कराता है अथॉरिटी के पास, ठीक है, और उसके जब फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को व्हेन इट इज़ फॉरवर्डेड टू द पुलिस स्टेशन कंसर्न्ड और वहाँ से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है उसके वेरिफिकेशन के लिए,
जब तक उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मुतमईन न किया जाए 500 रुपये देकर, 1000 रुपये देकर, 2000 रुपये देकर, इसका मतलब ये है अगर वो मुतमईन होकर नहीं गया आपके पास से तो आपका पासपोर्ट बनेगा नहीं। वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर नेगेटिव मार्किंग कर देगा, जिसका मतलब ये होता है यू आर नॉट एलिजिबल टू बी इशूड द पासपोर्ट। जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक़ है तो ये तो सारी इंक्वायरी के ऊपर आपकी बात लागू होती है कि उनको सेटिस्फाइड आप दूसरे तरीके से करें या ना करें, लेकिन आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और अगर आप कोई एक शहरी जो कि अवेयर शहरी है, एक अगर उसमें बेदार शहरी है, तो वो नहीं चाहेगा कभी कि वो इस तरीके की चीज़ों को अपनाए। हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा देर हो जाए, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत पुख्ता हैं, अगर आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है, जैसे कि रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, या इसके अलावा 2 लोगों की उसमें एक विटनेस भी होते हैं, वो लोग सही हैं अगर वो देते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही दी है, तो मैं नहीं समझता कि वो इंक्वायरी ऑफिसर ज़्यादा कुछ कर सकता है। तो नाज़रीन, रूबरू के तहत हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की माहिर क़ानून से। बहुत सारे सवालात तालिब इल्मों के थे जिनके जवाबात हमें बहुत ही तफसील से और तसल्ली बख्श तरीके से पहुँचे हैं। तो इस तरह से हमें पासपोर्ट के सिलसिले में बहुत सारी आसानियाँ हुई हैं, हमें अपने हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ ये भी पता लगा कि किस तरह से पासपोर्ट तैयार करना चाहिए और पासपोर्ट कितना अहम दस्तावेज़ है। तो नाज़रीन, इंसाफ का दरवाज़ा के आज के शुमारे में हमने बहुत तफसील से जाना कि पासपोर्ट से जुड़े क़वानीन क्या हैं, ज़ाब्ते क्या हैं, उसूल क्या हैं और सहूलियात क्या हैं, किस तरह से तत्काल पासपोर्ट बनवाया जा सकता है, किस तरह से पासपोर्ट बनवाया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है, खो जाए पासपोर्ट तो क्या करना चाहिए, चोरी हो जाए पासपोर्ट तो क्या करना चाहिए, एक्सपायर हो जाए पासपोर्ट तो क्या करना चाहिए, और इनसे जुड़े तमाम कानूनों की हमने मालूमात हासिल की। तो नाज़रीन, आज का शुमारा बस यहीं तक। आइंदा शुमारे में एक नए मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दें।